निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में एक शंका उठाई थी, तथापि अव्याप्तिम आशंकते, अव्याप्ति की शंका करते हैं। देखो दीपिका में, ननु सुरभि असुरभि अवयव आरब्धे द्रव्ये परस्पर विरोधेन गंधानुत्पादाद अव्याप्ति ही, अव्याप्ति की शंका है। समझो कोई एक ऐसा द्रव्य है जैसे घट है, घट का एक हिस्सा जो है उसमें सुरभि गंध है और दूसरा जो है, मतलब एक कपाल सुरभि है और एक असुरभि है। तो सुरभि सुरभि असुरभि अवयव आरब्धे द्रव्य, ऐसा एक घट का आरंभ हुआ है, वहां परस्पर विरुद्ध गंध आ रही है। तो परस्पर विरोध है ना, गंध अनुत्पादात, गंध ही नहीं होगी। तो वहां पृथ्वी तो है, गंध नहीं है, तो अव्याप्ति होगी आपके लक्षण की, क्योंकि आपने कहा गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। तो गंध अनुत्पादात अव्याप्ति ही। टीका में देखो, तथा च एकः सुरभिः अपरस्त्वसुरभिः तादृशौ यौ अवयवौ ताभ्याम आरब्धे द्रव्ये घटादौ अवयविनी न सुगंध उत्पद्यते न वा दुर्गंध उत्पद्यते। तथा च एकः सुरभिः, एक में अच्छी सुगंध है सुरभिः, अपरस्तु असुरभिः, सुरभि असुरभि है। तादृशौ यौ अवयवौ, ये जो अवयव है दो कपाल, ताभ्याम आरब्धे द्रव्य घटा दो, उससे जो आरब्ध हुआ है घट है, अवयविनी न सुगंध उत्पद्यते। तो वो घट जो है वो अवयविन है, उस अवयविनी, उसमें घट में सुगंध नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक सुरभि है एक असुरभि है। तो या तो कोई कहेगा कि दोनों होंगी, ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को काट देंगे तो दोनों में से कुछ नहीं होंगे। ऐसे न सुगंध उत्पद्यते न वा दुर्गंध उत्पद्यते। यतः सुरभि द्रव्य उत्पत्तौ, यतः का अर्थ है सुरभि द्रव्य उत्पत्तौ असुरभ्य असुरभ्य वयवस्य, असुरभि अवयवस्य, असुरभि द्रव्य उत्पत्तौ सुरभि अवयवस्य च प्रतिबंधकत्वेन सुगंधस्य दुर्गंधस्य वा अनुत्पादात्। सुरभि द्रव्य की उत्पत्ति में असुरभ्य अवयवस्य प्रतिबंधकत्व, मतलब यहाँ ये प्रतिबंधक हो जाएगा। ये जो द्रव्य आएगा सुरभि द्रव्य, वो असुरभि अवयव में जो दुर्गंध है उसका ये प्रतिबंधक कर देगा। और असुरभि द्रव्य उत्पत्तौ सुरभि अवयवस्य प्रतिबंधकत्वेन, सुरभि अवयव का वो प्रतिबंधक हो जाएगा असुरभि द्रव्य।
ऐसा होने से सुगंधस्य दुर्गंधस्य वा अनुत्पादात, न सुगंध आएगी न दुर्गंध आएगी। वास्तव में ऐसा हमारा अनुभव नहीं होता। हमारा अनुभव ऐसा होता है कि दोनों आते हैं। अब ऐसे पूर्व पक्षी यहाँ बताए हैं। अनुत्पादात गंधवत्व विरहेण तादृशे घटे अव्याप्ति ही इति भावः। तो वहां गंधवत्व नहीं है, अब पृथ्वी तो है, वो पृथ्वीत्व रहेगा, तो लक्षण वहां नहीं जाएगा। लक्षण नहीं जाने से अव्याप्ति इति भावः। शंकते, और थोड़ी शंका करते हैं पूर्व दीपिका में। न च तत्र गंध प्रतीति अनुपपत्ति रीति वाच्यम। सिद्धांति मतलब शंका ये होगी, तत्र गंध प्रतीति अनुपपत्ति, गंध की प्रतीति नहीं हो, सिद्धांत कहेगा इति न च वाच्यम। टीका में अयम भावः तत्र घटे चित्रगंधो वर्तते एव, अन्यथा तत्र प्रत्यक्षात्मिका या गंध प्रतीतिर्भवति सा अनुपपन्ना स्यात् इति। तो गंध तो आती है, हमारा अनुभव ऐसा है कि जहां दो गंध रहेगी तो दोनों का अनुभव होगा, सुगंध भी आएगी दुर्गंध भी आएगी। तत्र घटे चित्रगंधो वर्तते एव, तो पूर्व पक्षी कहता है वहां एक चित्रगंध होगी, जैसे आप चित्र रूप मानते हो, न्याय में चित्र रूप माना है, तो ऐसे ही वहां एक चित्रगंध भी आपको माननी पड़ेगी। ये न्याय मुक्तावली में आ चुका है। चित्रगंधो वर्तते एव, अन्यथा तत्र प्रत्यक्षात्मिका या गंध प्रतीतिर्भवति सा अनुपपन्ना स्यात्। जो प्रत्यक्ष हमको अनुभव हो रहा है कि यहाँ दोनों गंध, दो या दो से अधिक भी हो, सभी प्रकार की गंध आती है, गंध प्रतीतिर्भवति, तो जो प्रत्यक्ष है तो वो अनुपपन्न हो जाएगी। अनुपपन्न मतलब उसके लिए आपके पास युक्ति नहीं रहेगी वहां, अनुपपन्ना स्यात् इति। उत्तरयति, अब सिद्धांत उसका उत्तर देते हैं। अवयवगंधस्यैव तत्र भान संभवेन चित्रगंध अनंगीकारात्। अवयवगंधस्यैव तत्र भान संभवेन, अवयवी की गंध नहीं आ रही है वहां, अवयव की अलग अलग गंध आ रही है, पृथक पृथक। अवयव गंधस्यैव तत्र भान संभवेन, उसका भान संभव है, तो इसलिए चित्रगंध का स्वीकार नहीं करते न्याय में, चित्र रूप का स्वीकार करते हैं, चित्रगंध नहीं, चित्र रस नहीं। जैसे रसम सांबार खाइए समझो आप, तो उसमें तीखा भी रहेगा, खट्टा भी रहेगा, नमक भी रहेगा, और कुछ समझो कुछ मीठा भी समझो मिलाया है, तो चार रस हैं, तो चित्र रस, तो बोले नहीं, क्यों, यही हेतु वहां भी जाएगा। अवयव रसस्यैव तत्र भान संभवेन चित्र रस अनंगीकारात्, वो अवयवों का रस मिल रहा है, अवयवी कोई है ही नहीं, ऐसे मान लो वहां, मतलब अवयवी का अपना कोई रस नहीं आ रहा है, जो भी रस आ रहा है वो अवयव से आ रहा है। जैसे यहाँ भी गंध जो आएगी वो अवयव से आएगी, ऐसा स्वीकार करके हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रश्न ये होगा कि वहां एक अवयवी है कि नहीं, क्योंकि वो तो कपाल और घट को अलग मानते हैं, ये तो असत कार्यवादी हैं। अगर कपाल घट को अलग मानते हैं, तो जैसे कपाल में गंध है वो भी पृथ्वी है, और तो घट में भी वो भी पृथ्वी है, वहां भी गंध आपको माननी पड़ेगी। तो कौन सी गंध है आपको उसको
परिभाषित करना पड़ेगा, तो आपत्ति आएगी उनको, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ उनका समाधान होगा अपना। नहीं मतलब वहां, तो वहां मतलब क्या दोनों है? नहीं लेकिन तो मतलब घट में क्या है? घट में एक है, केवल सुगंध है, केवल दुर्गंध है, कि दोनों है, ये प्रश्न होगा। नहीं लेकिन चित्र का तो अनंगीकार किया ना, चित्रगंध अनंगीकार। चित्र रस जैसे बोलेंगे हम, तो वहां पे जैसे वो क्रम से ही ग्रहण करता है बोलते हैं क्या? लगता है एक साथ ग्रहण नहीं, लेकिन अगर आप कहोगे चित्र रूप है, ठीक है, जैसे इसमें चित्र रूप है, तो इसमें आप चित्र रूप का ग्रहण करते हो, मतलब चित्र रूप स्वीकार किया है। अवयव, अवयवी में चित्र रूप है, अवयव के अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो ऐसे अगर आप चित्रगंध स्वीकार नहीं करोगे और कहोगे कि केवल अवयव में ही गंध है, तो अवयवी में गंध है कि नहीं, ये प्रश्न उठेगा। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं हम, आगे इसमें चर्चा की आवश्यकता नहीं है। केवल विचार है, स्वातंत्र है सबको। वो कहेंगे हम ऐसा मानते हैं, आपको जो करना है वो करो, तो आप क्या करोगे? ये उत्तर हो गया उनका। टीका में देखो, तत्र घटे या गंध प्रतीतिर भवति, घट में गंध प्रतीति तो है, सातु स्वाश्रय समवेतत्व संबंधेन अवयव गंधस्यैव न तु अवयविनो घटस्य गंधस्य। घट में जो गंध की प्रतीति होती है, वह सातु, सा प्रतीति ही स्वाश्रय समवेतत्व संबंधेन, स्व से ले लो घट, घट का आश्रय कपाल, कपाल में समवेत गंध, गंध कपाल की जो गंध है, स्वाश्रय समवेत संबंधेन अवयव गंधस्य एव, घट का अवयव है कपाल, कपाल की ही गंध की प्रतीति हो रही है। अवयव गंधस्यैव प्रतीतिर्भवति न तु अवयविनो घटस्य गंधस्य। मतलब वहां कोई ऐसी गंध हो भी, दोनों हो, लेकिन प्रतीति किसकी होगी? केवल अवयव की, अवयवी की नहीं। ऐसे मान सकते हो, न तो अवयविनो घटस्य गंधस्य, न तो अवयविनो घटस्य गंधस्य प्रतीतिर्भवति, ये इनका मुख्य वाक्य है। यतस, वो यह है, यतस चित्रगंधो नैयायिक मते गगन कुसुमायमान एव इति। देखो उनका मत, चित्रगंध कैसा है उनके? गगन कुसुमा, गगन कुसुम मतलब नहीं है, जो असिद्ध है वस्तु। इनके मत में चित्रगंध असिद्ध है। एवैति तथा च तत्र घटे अव्याप्तिरेव, अव्याप्तिरेव मतलब व्याप्ति होना चाहिए। पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया था अव्याप्ति, गंध अनुत्पादात अव्याप्ति ही, तो सिद्धांति ने समाधान देकर वो खंडाकार, शायद उसको अभी दूसरी पुस्तक में फिर देख के बताऊंगा। घटे अव्याप्ति ही, आपकी पुस्तक में भी खंडाकार है, अव्याप्ति नहीं, घटे व्याप्ति ही है वह। हाँ,
चित्रगंध नहीं, लक्षण की व्याप्ति हम देख रहे हैं ना। ननु इति में जो दिया है ना, तथापि अव्याप्तिम शंकते, ननु के पहले, जो ननु प्रतीक के पहले दिया है, तथापि अव्याप्तिम शंकते, अव्याप्ति की शंका है। सिद्धांति कहेगा उसका उत्तर है इति न, घटे व्याप्ति ही है, वह घट में व्याप्ति हो गई लक्षण की, ऐसे अव्याप्ति रेवा नहीं। आगे देखो, निरुक्त स्थले अवयव गंध प्रतीते सविवादतया आह। अब यहां निरुक्त स्थल में अवयव गंध की प्रतीति सविवाद है, मतलब कोई कहेगा कि अवयव की गंध की प्रतीति हो रही है कि अवयवी की गंध प्रतीति हो रही है, ऐसे तो सविवादतया आह। किंच, और भी कुछ बता रहे हैं दीपिका में, उत्पन्न विनष्ट घटादा व व्याप्तिरिति चेत। उत्पन्न विनष्ट घट जो है, उत्पन्न होके तुरंत विनष्ट हो रहा है, ये हमने पहले देख लिया है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहां द्रव्यत्व है और गुण की उत्पत्ति होने से पहले ही द्रव्य का नाश हो गया। द्रव्य का मतलब उस अनित्य द्रव्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियंच, प्रथम क्षण में वो निर्गुण निष्क्रिय होगा। इति चेत, तो सिद्धांत कहेगा न, वहां भी अव्याप्ति नहीं होगी। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व अपरजाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्, गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व अपरजाति मत्व, ये है विवक्षा। उसको टीका में दिया है। वैसे ये पंक्ति और ये प्रश्न पहले भी हो चुका है और न्याय बोधिनी में यही पंक्ति हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो आप पूर्व पृष्ठ में न्याय बोधिनी है, पूर्व पृष्ठ 21 नंबर, 21 नंबर में जहां 2 नंबर लिखा है वो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्या लक्षणम, 2 नंबर है ना सबके पुस्तक। और नीचे टिप्पणी में देख लो, गंधस्य अधिकरणे वर्तमान द्रव्यत्वस्य साक्षात व्याप्य जाति ही पृथ्वीत्व रूपा भवति, स्वभिन्नत्वे सति स्वव्याप्य व्याप्य भिन्नस्यैव तद्वत्वम सर्वत्र पृथिव्याम इति लक्षण समन्वय। लक्षण का समन्वय न्याय बोधिनी में किया है, वो यहाँ इसमें भी वही है। और ये घटा अव्यक्ति का सही है, क्योंकि वो जब उत्तर दिए थे नानो इति के बाद जो पूछे थे, वो पूछे थे कि सुरभि और असुरभि दोनों होंगे तो गंध का ही ग्रहण नहीं होगा, ऐसा बोले। तो इधर वैसा नहीं है, हो जाएगा करके बोल रहा है। घट में नहीं हो पाएगा वो, मतलब अव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति है नहीं होगा। तो तत्र घटे अव्याप्ति रेव कि व्याप्ति रेव? अव्याप्ति। दूसरी और तीसरी पंक्ति, ननु सुरभि असुरभि अव्याप्ति क्रमे परस्पर विरोधेन गन्धान् उत्पादात् अव्याप्ति। इसका वो कंक्लूजन। ठीक है, आगे देखो, किंचैति मतलब टीका में, अदृष्टवशात, तो अगर घट में अव्याप्ति होगी तो आपको ये कहना पड़ेगा घट में पृथ्वीत्व नहीं है, क्योंकि गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। सुरभि असुरभि होने से शंका ये था कि सुरभि असुरभि होने से घट में गंध की सुरभि का उत्पत्ति नहीं होगा, गंध का।
शंका ये है कि चित्रगंध आपको स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों आ रहे हैं। उसके पहले और एक शब्द हाँ, तो ठीक है, गंध की प्रतीति नहीं होगी तो गंध की प्रतीति होती है, सिर्फ वो अव्याप्ति तो गंध की प्रतीति हो रही है ना, तो अव्याप्ति क्यों? प्रतीति नहीं होगा बोल रहे इसीलिए दीपिका का तीसरा वचन नहीं, वो तो ठीक है, समझो गंध की प्रतीति नहीं हुई, सही बोल वो पृथ्वी है कि नहीं? घट पृथ्वी है? है, लेकिन सुरभि असुरभि दोनों होने से मेरा प्रश्न का उत्तर दो। घट पृथ्वी है, पृथ्वी में गंध है, घट में गंध है, अब तो अव्याप्ति कैसे होगी? शंका तो वैसे ही होता है मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप केवल। शंका तो बोल रहे नहीं, शंका निगमन क्या होना चाहिए? घट में पृथ्वी का लक्षण व्याप्त होगा कि अव्याप्त होगा? प्राप्त होगा, लेकिन बस। पहले इसका शंका अलग था। अदृष्टवशात यत्र प्रथम क्षणे घट समवायी कारण संयोग अनुकूला क्रिया। अब ये उत्पन्न विनष्ट द्रव्य कैसे होगा वो बता रहे हैं। ये पहले भी हमने देखा है, वही का वही प्रकरण है कि वही अदृष्ट के कारण, मतलब कुछ प्रारब्ध ऐसा है, प्रथम क्षण में घट समवायी कारण संयोग अनुकूला क्रिया, तो ये दो कपाल हैं, घट समवायी कारण कपाल, कपाल की संयोग की अनुकूल क्रिया, मतलब ये दो कपाल समझो कोई नजदीक ला रहा है, ऐसे ये क्रिया हुई। क्रिया से द्वितीय क्षणे द्रव्य कारणीभूत संयोग संयोग हो गया, द्रव्य के जो कारण है, घट द्रव्य का कारणीभूत संयोग। तृतीय क्षणे अदृष्टांतर वशात अवयवांतरे तादृश संयोग विघटक क्रिया। तृतीय क्षण में क्या होगा? अदृष्टांतर वशात, कोई अन्य अदृष्ट है, एक अदृष्ट के कारण दो कपाल आए साथ में, संयोग की क्रिया हुई। कोई अन्य अदृष्ट के कारण अवयवांतरे तादृश संयोग विघटक क्रिया, किसी अन्य अवयव में वहां विघटन शुरू हो गया, मतलब अब वो जो जुड़ रहा था वो टूटना शुरू हो गया। तो तृतीय क्षण में क्या होगा? द्वितीय क्षण में संयोग और तृतीय क्षण में ही विघटन शुरू, विघटक क्रिया हुई और घट उत्पत्ति हुई। तृतीय क्षण में घट की उत्पत्ति होने से तृतीय क्षण में वहां गंध नहीं रहेगी, गंध आएगी चतुर्थ क्षण में। चतुर्थ क्षण में विघटन क्रिया तृतीय क्षण में शुरू हो गई है, तो चतुर्थ क्षणे तादृश क्रिया संयोग नाश घटनाश, तो चतुर्थ क्षण में घटनाश हो जाएगा। तृतीय क्षण में घट उत्पत्ति, चतुर्थ क्षण में घटनाश है, इसलिए गंध के आने की संभावना नहीं रही। प्रतियोगिता संबंधेन संयोग नाशात्मक कारणस्य तृतीय क्षणे संयोग रूपे प्रतियोगिनी सत्वात्। तृतीय शब्द ठीक कर लो। प्रतियोगिता संबंधेन संयोग नाशात्मक कारणस्य, प्रतियोगिता संबंध के द्वारा, संबंधेन संयोग नाशात्मक कारण, कपाल जो है उसका संयोग नाश कारण हो गया। अब तृतीय क्षणे संयोग रूपे प्रतियोगिनी सत्वात्, तृतीय क्षण में तो संयोग है, संयोग रूपे प्रतियोगिनी सत्वात्, प्रतियोगी में उसकी मतलब कपाल में वो है अभी संयोग। तादृशे अस्थिति के घटे गुणः सर्वथा न सन्ति एव इति तत्र अव्याप्ति भावः। तादृशे अस्थिति के घटे, ऐसा जो घट है जिसकी स्थिति नहीं है, अस्थिति का मतलब उत्पन्न होते ही नष्ट हो रहा है, ऐसे अस्थिति के घटे, मतलब तीन हम अवस्था मानते हैं, उत्पत्ति, स्थिति, लय अथवा नाश। तो यहां क्या है? उत्पत्ति अस्थिति का, उत्पत्ति लय, ऐसे स्थिति ही नहीं आ रही उसमें।
तादृशे अस्थिति के घटे गुणाः सर्वथा न सन्ति एव, उसमें गुण कभी भी नहीं होंगे। इति तत्र अव्याप्तिरिति भावः, वहां लक्षण की अव्याप्ति होगी। ताम वारयितुम, उसका वारण कर रहे हैं। जाति घटक लक्षणम अनुसरति, जाति घटक लक्षण दे रहे हैं। तो लक्षण हमने पढ़ लिया। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व अपरजाति मत्व से विवक्षितत्वान्। टीका में देखो, वैसे इस लक्षण को पहले समझ लो। गंध, गंध का समान अधिकरण, गंध है पृथ्वी में, यहां गंध का जो अधिकरण होगा पृथ्वी, वहां द्रव्यत्व जाति रहेगी और द्रव्यत्व की अपर जाति, द्रव्यत्व की दो जाति समझो, मतलब द्रव्यत्व की एक पर जाति और द्रव्यत्व की एक अपर जाति। द्रव्यत्व की पर जाति क्या होगी? सत्ता। द्रव्यत्व की पर जाति होगी सत्ता। पर जाति का अर्थ क्या है? जो व्याप्य कौन होगा? जो पर होगी वो व्यापक होगी। पर का अर्थ है व्यापक। तो द्रव्यत्व की पर जाति मतलब सत्ता। तो जहां जहां द्रव्यत्व है वहां वहां सत्ता है, और जहां जहां द्रव्यत्व नहीं है, जैसे जहां गुणत्व है वहां भी सत्ता है, जहां कर्मत्व है वहां भी सत्ता। तो सत्ता व्यापक हो गए। और द्रव्यत्व की अपर जाति कौन सी हो जाएगी? पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व आदि जो भी। तो यहाँ गंध समानाधिकरण, गंध होगी पृथ्वी में, उस पृथ्वी में द्रव्यत्व की अपर जाति भी होगी। द्रव्यत्व की अपर जाति मतलब पृथ्वीत्व, द्रव्यत्व अपर जाति मत्व। द्रव्यत्व अपर जाति मत कौन होगा? पृथ्वी। 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 पृथ्वीत्व, पृथ्वी होगी वहां। तो अपर जाति मत, अपर जाति मत्व हो जाएगा पृथ्वीत्व। वो विवक्षा है यहाँ, मतलब वहां पृथ्वीत्व रहेगा। टीका में देख लो। अब ये इसको कहते हैं जाति घटक लक्षण, क्योंकि इसमें जाति एक घटक है, इसलिए जाति घटक लक्षण। गंध इति गंधाधिकरणे वर्तमाना या द्रव्यत्व अपेक्षया अल्पदेशे वर्तमाना जातिस्तद्वत्वम् इत्यर्थः। गंध के अधिकरण में वर्तमाना या जाति, और वो कैसी होगी? द्रव्यत्व अपेक्षया अल्पदेशे वर्तमान। गंध के अधिकरण में जो है और द्रव्यत्व की अपेक्षा अल्पदेश में जो है, ऐसी जाति, तद्वत्वम ऐसी जाति वाली हो जाएगी पृथ्वी। तथा च द्रव्यत्व साक्षात व्याप्या या जाति ही। अब उसको ही थोड़ा बताते हैं। द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य क्या जाति होगी? पृथ्वीत्व रूपा। तद्वत्वम, तद्वत्वम पृथ्वीत्वम सर्वत्र पृथिव्याम समन्वितम भवति इति भावः। तो जहां जहां पृथ्वी होगी वहां वहां पृथ्वीत्व जाति की उपलब्धि हो जाएगी। इसमें प्रश्न उठाते हैं। जलत्वम आदाय जलादाव अतिव्याप्ति वारणाय। जल को लेकर, क्योंकि जल जो है वो भी द्रव्यत्व अपर जाति है, जलत्व भी द्रव्यत्व अपर जाति है। तो जलत्व आदाय जलादाव अतिव्याप्ति, केवल अगर लक्षण इतना देंगे द्रव्यत्व अपर जाति मत्वम, तो जलादि में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए कह दिया गंध समानाधिकरण इति। तो वहां गंध नहीं रहती। और द्रव्यत्व आदाय जलादावति व्याप्ति वारणाय द्रव्यत्व अपर इति,
अगर केवल इतना कह देते लक्षण में द्रव्यत्व, तो द्रव्यत्व को लेकर जलादि में अतिव्याप्ति हो जाती, जलादव अतिव्याप्ति वर्ण द्रव्यत्व अपर जाति। क्योंकि ऐसा अगर कहा कि जहां केवल द्रव्यत्व है वो है पृथ्वी, तो द्रव्यत्व तो जल में भी है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाती, इसलिए द्रव्यत्व अपर ये कह दिया। लेकिन स्वामी जी वहां पर वो जल में भी तो जाएगा ना, द्रव्यत्व अपरत्व मतलब वो द्रव्यत्व जल में। अपर कहने से जल में जाएगा, लेकिन आपको वहां ऐसे लेना है गंध समानाधिकरण, गंध समानाधिकरण वो द्रव्य में मिल जाएगा, लेकिन गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व अपर जाति वो केवल पृथ्वी में रहेगी। ऐसे तो वहां गंध समानाधिकरण भी आपको जोड़ना पड़ेगा। केवल अगर द्रव्यत्व कहेंगे तो जल में अतिव्याप्ति चली हो जाएगी, तो केवल द्रव्यत्व अपर नहीं, लेकिन गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व अपर ऐसे। और भी एक है, इसको अगले पाठ में देखेंगे अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।